राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे एटम एंड मॉलिक्यूल टॉपिक की। ठीक है, कोशिश करेंगे हम उसको एक ही शॉट में कंप्लीट करने की। तो आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 9 की बात कर रहे हैं हम, क्लास 9, जिसमें हम बात करते हैं एटम क्या होता है। तो अगर मैं आपके एटम की बात करूं तो एटम सबसे बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री में, या आपके जो सराउंडिंग में पार्टिकल्स आते हैं। आपका पहला चैप्टर ये था कि हमारे आसपास की चीजें क्या होती हैं, वो सारी आसपास की चीजें जिस चीज से बनी है वो आपका एटम है। तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनसे हमारी चीजें बनी है, जिनसे मिलके। अब बारी आती है इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। और ये कंबाइंड होके, एटम्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स और एटम मिलके सारी चीजें बनाती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने लोहे का गेट देखा है, तो आपने कहा हाँ भैया देखा है। तो जो लोहे का गेट है वो आयरन से बना है, लेकिन आयरन के छोटे 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 एटम से बना है। लेकिन जब आप लकड़ी का गेट देखते हो तो लकड़ी का गेट मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। अब उसमें ऑर्गेनिक चीजें आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह की जो चीजें आती है आपके पेड़ में, उससे बना है वो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि अभी हम क्या चीज इनहेल कर रहे हैं, हम हवा यानी कि एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो उस एयर में क्या क्या आता है, O2, N2, CO2। अगर दिल्ली में रहते हो तो ज्यादा CO2 है ना। वो आप कहते हो ना भैया हाँ 2 महीने तो हम यही सूंघते रहते हैं, इसी को इनहेल ज्यादा करते हैं CO2 को। तो O2, N2, CO2 ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स है। तो अभी तो हमने मॉलिक्यूल्स देख लिए। अब किसी ने कहा भैया कुछ गैसेस ऐसी होती है जो अकेले रहती है, जैसे नियॉन, आर्गन। तो ये कौन सी गैसेस है आपकी, ये वो है जो अकेली ही रहती है। तो ये आपके एटम हो गए। अब कोई यूं बोले कि भैया ये जो मॉलिक्यूल O2 है, क्या ये एटम से मिलके बना है O2? हाँ, एटम से मिलके बना है। ये 2 ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। अब वो 2 ऑक्सीजन आपस में क्यों मिले, क्या रीजन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो जब भी 2 केमिकल्स कंबाइंड होते हैं तो उनके लिए और उनकी जो रिएक्शंस होती है उनके लिए कुछ हमने नियम बनाए, उन नियम पे बात करेंगे। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो बढ़ता है ना घटता है किसी केमिकल रिएक्शन में। मैं एक सीधी साधारण सी रिएक्शन लेके चलता हूं जिसमें मैं नाइट्रोजन को रिएक्ट करा रहा हूं 3 हाइड्रोजन के साथ, और वो मुझे दे रही है 2NH3। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम रिएक्शन देखते हैं तो ये एरो आता है, इस एरो का मतलब क्या है, ये और ये मिलके ये दे रहे हैं। और इस एरो का मतलब होता है ये आगे भी जा सकती है रिएक्शन, पीछे भी जा सकती है, वो इक्विलिब्रियम वगैरह आगे देखेंगे हम। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर यही वाला एरो आता है। अब जरा आगे ध्यान देते हैं, ये दोनों कौन है आपके, ये दोनों है रिएक्टेंट, और ये आपका है जो हमें प्राप्त हुआ यानी कि प्रोडक्ट, मिलने वाला प्रोडक्ट। यहां पर अगर मैं आपसे नाइट्रोजन का पूछूं तो वो 28 ग्राम है, और यहां पर 3 हाइड्रोजन है 2-2 ग्राम के, क्योंकि 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम के, 2 मल्टीप्लाई में 3 हो गया 6 ग्राम का, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो मेरे पास जो आता है वो आता है ये 34 ग्राम। तो यहां पर जो मेरा मास था वो था 28 + 6, और यहां पर जो मेरा मास है वो है 34 ग्राम। ये दोनों बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। अब आप कहोगे भैया इन सब का मास कैसे याद करूं, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको। अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तब ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी के लिए आप इसको सिर्फ एक रिएक्शन को देख लो, और अभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे बताना कि इधर इसका कितना मास है, इसका कितना मास है, और ये कितना आपको इसका दे रहा है, ठीक है। बैलेंस कर दूं इक्वेशन, नहीं ठीक है, बैलेंस ही। और दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर क्या कंजर्वेशन ऑफ लॉ लग रहा है तो बताओ, और वो ये बताओ कि यहां कितना मास और यहां कितना मास आ रहा है। आप मुझे कमेंट में लिख देना ऐसे कि भैया इसका 12 आ रहा है, इसका 32 आ रहा है, और इसका सारे बता दूं, तो फिर तुम क्या करोगे। अगला एक इसका लिख के देना, छोटी सी रिएक्शन है, इसमें भी क्या कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन में लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में थोड़ा सा चेंज आता है मास का, उसका मतलब कुछ और है, हम बाद में देखेंगे बड़ी क्लासेस में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, हिस्सा। अगर मैं ये कहूं कि इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जैसे ये एक प्रोपोर्शन है CO2, इसके अंदर मैं आपसे कहूं कि भैया कार्बन
12 ग्राम का है, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 ग्राम का है। तो क्या इन दोनों की प्रोपोर्शन यही रहेगी 12:32? हाँ, इनकी रेशियो यही रहेगी। फिर किसी ने कहा नहीं भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की भी एक चीज होती है जिसमें 12 और 16 होता है, 12:16 की प्रोपोर्शन भी होती है। लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इनका प्रोपोर्शन चेंज करता हूं तो मेरा केमिकल ही, मेरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है, H2O। जब मैं आपसे H2O की बात करता हूं तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे की, हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चे का नाम है राहुल और एक का नाम है साहिल, ठीक है। राहुल साहिल में से साहिल नॉर्मल बच्चा है, ये H2O वाला पानी पीता है। लेकिन राहुल बहुत अमीर बच्चा है, तो उसने कहा मुझे ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो अमीर हूं। तो क्या लगता है तुम्हें, वो ये वाला पानी पिएगा H2O2? नहीं, ये नहीं पी सकता वो। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन बढ़े हैं उसने उसका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो चेंज कर दिया। पहले डेफिनेट प्रोपोर्शन था 2:16 का, और अब हो गया 2:32 का। और ये प्रोपोर्शन चेंज होते ये केमिकल चेंज हो गया। तो हम अपनी मर्जी से इस डेफिनेट प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर सकते। एक गिवन कंपाउंड हमेशा कंटेन करेगा सेम एलिमेंट्स इन देयर सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। वो चेंज करा तो अब वो पीने लायक नहीं रहा, वो सफाई के काम आता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, आपने सुना होगा पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, उन सब में ये काम आता है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आगे चलते हैं। तो साहिल भैया तो चलो बच जाएंगे पानी पी के, राहुल भैया का पेट खराब हो सकता है। अगला चलते हैं। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन पता चल गया। अब एटम क्या होता है? एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। इसको हम आगे नहीं तोड़ सकते फर्दर बाय केमिकल मींस, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल HO वगैरह वगैरह। अब मैं बहुत सारे एटम्स लूंगा, उससे पहले मैं सर डाल्टन की बात कर लेता हूं। डाल्टन की आगे बात आनी है क्या? नहीं, अभी नहीं आनी। चलिए एक बार देख लेते हैं हम कि सर डाल्टन क्या कहते हैं इसके बारे में। देखिए, मैंने एनसीईआरटी खोल दी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, डाल्टन की जो थ्योरी है उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है। देखिए, द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेट एज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं। एटम आर इनडिविजिबल। एटम का मतलब ये होता है एटम, टम का मतलब ब्रेक और ए का मतलब अनब्रेकेबल चीज को हम क्या कहते हैं? एटम। तो एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल which cannot be create or destroy in chemical reaction. Atom of a given element are identical in mass and chemical properties. जो एटम होते हैं आपके किसी एलिमेंट के, वो मास और उनकी अपनी खुद की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और मास होते हैं। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं तो वो सारे के सारे एटम एक जैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के एलिमेंट की बात करूं तो वो चाहे दिल्ली का ऑक्सीजन हो चाहे लंदन का, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसा ही काम करेगा। अगला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ठीक। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। स्मॉल होल नंबर हो गया जैसे 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 1:2:3, हो सकता है 3 एलिमेंट मिल जाए। आगे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होता है इनका वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये बात करी थी किन्होंने? डाल्टन साहब ने। अब हम वापस आते हैं नोट्स पे, ठीक है। अब वो कहता है आप मुझे बताओ कि एटम होता क्या है बेसिकली। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे एटम का मास आएगा और मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एटम्स दिखा रहा हूं। यहां पे हम कुछ एटम देखेंगे जैसे हाइड्रोजन। अब इसको थोड़ा सा काम याद करने वाला आ गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गए। सुनो दोबारा, हाइड्रोजन साथ साथ याद करेंगे। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन कहां से आ गया, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपके 20 एलिमेंट है। तो 11वां सोडियम, 12वां सल्फर, 13वां एल्यूमिनियम, 14वां सिलिकॉन, 15वां फॉस्फोरस, 16th वाला जो है वो है सल्फर। मैंने यहां पे किसी को सल्फर, अरे ये सल्फर बोल दिया, सिलिकॉन गलती से सल्फर बोल दिया। क्लोरीन 17th, 18th आर्गन, पोटेशियम को 19 और कैल्शियम को 20। तो ये 20 एलिमेंट मैंने लिख दिए। अब मैं बात करूंगा इनके मासेस की। देखना आप, एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू C12। C12 ही क्यों, आपको पूछना चाहिए भैया C12 क्यों, मैं किसी और एटम से कंपेयर कर लेता। क्योंकि पहले हम इसे हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। अब हाइड्रोजन का मास देखना आप, उसका होता है 1.008 U। U का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 1.008 U में ये जो 008 है ये कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देगा। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का मास देखो 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डेसिमल के बाद 12 तक डिजिट चेंज नहीं होता, तो ये परफेक्ट नंबर है। लेकिन ये 1 नहीं है, इसे 1 कैसे बनाऊं, तो मैं कहूंगा एटॉमिक मास होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो इसका मतलब हो गया 1/12 ऑफ 12.000000 12 बार 0। ठीक है, तो इसका मास मेरा एग्जैक्ट 1 आएगा। एग्जैक्ट 1.00 अप टू 12 U। इसलिए हम कार्बन की बात करते हैं। एग्जांपल ऑक्सीजन 16 U, हाइड्रोजन 1 U। अब आपने पूछा भैया कौन होता है U, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको राहुल भैया ने एक चीज समझाई होगी, मास। मास, लेकिन भैया ने कहा होगा इसकी यूनिट होती है या तो ग्राम या किलोग्राम। तो ग्राम और किलोग्राम दोनों से ही अलग है यू। यू या एएमयू। यू का मतलब है यूनिफाइड मास और ए का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। असलियत में जो हमारा एटम होता है उसको किस मास में मेजर किया जाता है, वो मास है आपका यूनिफाइड मास। चलिए अब थोड़ा सा हम एएमयू को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं एटम की, तो आपको पता होना चाहिए एटम जो है उसके अंदर आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर आते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है शेल में। आगे पढ़ेंगे हम। जो इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, बात सुनना, जो इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है उसका मास बहुत कम है, 9.1 10 की पावर -31 kg। ये करीब करीब इन दोनों से कितना कम है, इन दोनों का मास लगभग सेम है, 1.67 10 की पावर -27। तो करीब 1800 गुना कम है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दो। अच्छा, तो अब मैं सिर्फ इनके मासेस को देखूं, हाँ इनके मासेस को देखो। अब अगर मैं किसी एक एटम को लेता हूं, एटम मैंने लिया आयरन, मुझे पता है आयरन के पास उसका एटॉमिक नंबर 26 है, उसका मास नंबर 56 है, जिसकी वजह से उसके पास प्रोटॉन 26 है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 30। 56 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 30। अच्छा, तो अब प्रोटॉन कितने, 26, इलेक्ट्रॉन कितने, 30। अब इससे हिसाब लगाना चालू कर दो। अगर मैं आपसे कहूं आयरन का मास कितना है, तो तुम कहोगे भैया आयरन का मास है 26 प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -27 केजी में, प्लस 30 1.67 10 की पावर -27 फिर से केजी।
तो तुमने कहा भैया जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 56 साथ में की यूनिट आ रही है बार बार, 56 1.67 10 की पावर -27 kg। तो इस यूनिट को मैं एक नाम दे देता हूं U या एटॉमिक मास यूनिट। तो अगली बार कोई तुमसे पूछे व्हाट इज U, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि किसी के पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, नाम है हीलियम, तो उसके पास 4 प्रोटॉन और 4 हीलियम 4 वो है U मास उसका, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 U। तो U जो हो गई आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई जो बार बार रिपीट होगी, उसका मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा अब समझो एटम क्या है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन रहते हैं शेल में। ये दोनों के दोनों जो हैं इक्वल होते हैं मास में। और जो आयरन का मैंने केस लिया, ये एग्जांपल लिया मैंने आयरन का, और यहां पर ये चीज चला दी। अब हमें पता चल गया कि प्रोटॉन का मास हो चाहे न्यूट्रॉन का मास हो वो 1U के बराबर होता है। तो अब मैं ये लिखूं या ये लिखूं, लिखूं जगह नहीं है, ये लो 1 unified mass is equals to 1 AMU is equals to 1.67 10 की पावर -27 kg। बात को समझो। अब बात आती है अलग अलग एलिमेंट्स की, तो उनको देखता हूं मैं। ये देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास। हाइड्रोजन, पहले मैं एलिमेंट को लिखना सिखाता हूं आपको। ये वैसे आगे आना है, अभी इसलिए सिखा रहा हूं जिससे आपको एटम बनाने आ जाए। अब मान लो तुम्हारे पास एलिमेंट है कोई Z नहीं ले सकते, X, उसके यहां लिखा होगा Z, यहां लिखा होगा A। ये है आपका मास नंबर और ये है आपका एटॉमिक नंबर। जैसे आयरन, आयरन क्या है, सिंबल, आयरन है आपका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर है 26, मास नंबर है 56। अब ये मास नंबर क्या और ये एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है Z, प्रोटॉन है Z और न्यूट्रॉन है A-Z। तो हमें पता चल गया इसके पास कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसी से पीछे चले जाए अगर हम एक पेज, तो हमने बात कर ली कि एटॉम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब बारी आई मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स की। मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरोन 5 10। तो इनके पास Z कितना है, इनके पास A कितना है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। एक Z है एक A है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास, जितने Z होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने Z होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं Z माइनस A यानी कि 0। अब हीलियम की बात करूं तो इसके पास 2 Z है 4 A है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, प्रोटॉन कितने हुए वही 2, और न्यूट्रॉन कितने हुए 4 - 2 2। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 3 है लिथियम के पास Z और 7 है A, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3, प्रोटॉन कितने हुए 3 और न्यूट्रॉन कितने हुए 7 - 3 4। बेरिलियम के पास कितने हैं 4 Z है और 9 A है, तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और 9 - 4 5 इसके पास हुए न्यूट्रॉन। अब अगर मैं बोरोन की बात करूं तो इसके पास Z है 5, A है 10, इलेक्ट्रॉन भी 5, प्रोटॉन भी 5, 10 - 5 न्यूट्रॉन भी 5। अब जरा इन पांचों को समझ लो आप जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो दूंगा मैं वो आपको खुद करने हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हैं, देखो अब मैंने लिया लिथियम, लिथियम के बाद 5 तक पहुंच गया था, 6 कार्बन 6 और 12, नाइट्रोजन 7 और 14, ऑक्सीजन 8 और 16, फ्लोरीन 9 और 19, नियॉन 10 और 20। देखो ठीक, अब इनका A Z इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको खुद लिखने हैं, आपको टेबल बना के कमेंट्स में डाल देनी है
मैं देखूंगा किसने बनाई है सही से। इसके बाद बारी आती है सोडियम। सोडियम होता है 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्यूमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1632। इसका भी आपको ए जेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बताना है। क्लोरीन 1735.5, आर्गन 1840, पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 2040। सिर्फ ये हिस्सा करना है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तैयार हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की। कहता है दो और दो से ज्यादा एटम्स जब केमिकली बंधते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस केमिकल बॉन्ड में बनते हैं, हम 10th में पढ़ेंगे। ये आयनिक और कोवेलेंट दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, उस तरीके के बॉन्ड में बनते हैं। जब ये बंधते हैं तो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे O2 N2। इन्हें हम कैसे मॉलिक्यूल कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स वाले एक जैसे। जैसे O2 N2 इसे बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। O3 भी होता है ओजोन गैस, और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरीन 2 क्लोरीन गैस। अब अगर कोई क्या मॉलिक्यूल ऐसा है H2O, तो उन्हें कहते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इन्हें बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। इसमें तो अलग अलग आए हैं। दोबारा सुनो, होमो एटॉमिक का मतलब जिसमें एक जैसे एटम हो, या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर अलग अलग है, जैसे H2O, CO2, NH3, ये। ठीक, आगे चलते हैं। अब वो कहता है आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो होते हैं कैटायन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो होते हैं एनायन। ठीक है, अब मान लो ये सोडियम है, तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, तो ये कैटायन हो गया। कैल्शियम 2 प्लस का चार्ज है, कैटायन हो गया। क्लोरीन एनायन हो गया, ऑक्सीजन एनायन हो गया, नाइट्रोजन एनायन हो गया। ठीक है, अभी तक सिर्फ एटम देखे तुमने। अब ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2-3 एटम हो, जैसे NO2 माइनस, नाइट्रेट, नाइट्राइट, और ये नाइट्रेट, सल्फेट। ठीक है, रोक रोक के नाम लिख लेना, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब के सब भी आयन से, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव में जाना चाहो तो NH4+, इसमें एक से ज्यादा एटम है। H3O+, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, वगैरह वगैरह। तो आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन। ये आपस में मिलके कोई मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, Na+ है, Cl- है। अगर ये दोनों कहे कि भैया मैं अपनी वैलेंसी तुझे दे रहा हूं, तू मुझे दे दे, तो ये बनेगा NaCl। क्यों, दोनों की वैलेंसी 1-1 है। अब अगर मैं लेता हूं मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन 1-, तो ये अपना 1 इसको देगा और ये अपना 2 इसको देगा, बनेगा क्या, बनेगा Mg1Cl2। अभी आगे देखेंगे हम इसको। अब वो कह रहा राइट केमिकल फॉर्मूलाए, रूल्स, राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ओके, यूज वैलेंसी ऑफ द बैलेंस ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे तुम्हें H2O बनाना है, CO2 बनाना है, ऐसे आप कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे मुझे बनाना है N और H के बीच में, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक, अब बनाना है मुझे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसकी है +2 और ऑक्सीजन की है -2। ठीक, मुझे बनाना है कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में, इसकी है +2, इसकी है -1। एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, इसकी है +3 और इसकी है -1। तो जरा आप चेक करो कि कैसे बनेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। अब जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर 3 लिखा है, ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो भैया इसकी वैलेंसी कहां से आई, सब समझाऊंगा। इसके ऊपर 1 लिखा है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, N बन जाएगा 1 और H बन जाएंगे 3, NH3 आ गया आपका। यहां मैग्नीशियम के ऊपर 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो वो वैलेंसी कैंसिल हो गई एक जैसी, इसलिए MgO। यहां इसका 2 नीचे आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड,
ये इस तरीके से चलते हैं बेटा, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, ठीक है। मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, वो लेटर ही कट जाएगा, होगा काटूंगा तो। अब एल्यूमिनियम का जैसे यहां 3 आ गया और इसका क्लोरीन का यहां आ गया इसके पास, तो AlCl3। जल्दी से सारे देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे याद रखिए कि किसकी कितनी वैलेंसी है, उसको मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आना और इसमें भी आना है। अब बारी आती है मोल कंसेप्ट, अभी रुको। अब एनसीईआरटी खोल रहे हैं हम आपकी, देखिए क्या क्या चीजें एनसीईआरटी दे रही है आपको इस टॉपिक पे। पहले तो एक टेबल देगी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो याद कराता हूं। अच्छा, अब देखिए ये रेडियाई की तो जरूरत नहीं है आपको, बहुत आगे की बात है ये। इधर आ जाओ, ये बस ये बताना चाह रहा है कि कितना छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस जो होती है, एटम का जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर में होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1/1 बिलियन, 10⁹9, ठीक है। अब वो कहता है अगर मैं एटम हाइड्रोजन को देखूं तो वो 10⁻⁻10 मीटर पे बैठा हुआ है। 10⁻⁹ पानी के मॉलिक्यूल का है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो 10⁻⁸ है, जो हमारे ब्लड में होता है। और ग्रेन जो है, एक मिट्टी का जो दाना है, उसमें और इसमें भी करीब करीब 10,000 गुना बड़ा है। एक मिट्टी का छोटा सा कण 10,000 गुना बड़ा है, किससे? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन 10 गुना बड़ा है पानी के मॉलिक्यूल से। पानी का मॉलिक्यूल 10 गुना बड़ा है हाइड्रोजन के एक एटम से। और एक छोटी सी जो एंट होती है, जो आपकी चींटी होती है, वो भी करीब करीब 10⁶ यानी कि 10 लाख गुना बड़ी होती है हीमोग्लोबिन से। और 100 लाख गुना बड़ी होती है हाइड्रोजन के एटम से। वाटरमेलन तो फिर बहुत ही बड़ा हो गया। आ जाओ, अब बारी आती है ये समझने की। इस टेबल को देखो आप सारे, यहां कौन कौन से एलिमेंट दिए और किन किन के सिंबल है। अभी एनसीईआरटी ने दिया तो मिनिमम हो गया आपको याद करना, ठीक है। मैंने 20 तो याद कराए, लेकिन ये भी आपको याद करने चाहिए। एनसीईआरटी हमारे लिए मैंडेटरी है, आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा हो जाए थोड़ा सा, ये या तो बहुत ही छोटा हो जाता है या होता ही नहीं है। चलो इससे काम चला लो, अभी नहीं चल रहा मेरे हाथ से सही से। हाँ चल गया, आ गया आ गया। अब वो भाग गया। अब ठीक है, अब देखो सारे दिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, आर्गन का सिंबल Ar, बेरियम का सिंबल Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, ठीक। क्लोरीन का F, गोल्डन का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैंगनीज का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, Si का, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S और यूरेनियम का U और जिंक का Zn। ये सारे एलिमेंट एक बार देख लो, स्क्रीन रोको, जल्दी से इसको याद करो, फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एलिमेंट्स मैंने आपको याद करा दिया, हाइड्रोजन, कार्बन, इनका मास मैंने अभी याद कराया आपको 1 से लेके 20 तक। उसकी एक छोटी सी टेबल दे रखी है, ये हम कर चुके हैं। अब आ गए आपके, एक इस टेबल को देखो। आर्गन एक ऐसी गैस है जो अकेले रहती है, इसलिए उसे बोलते हैं मोनोएटॉमिक। हीलियम भी एक ऐसी गैस है जो अकेले रहती है, मोनोएटॉमिक। ऑक्सीजन डायटोमिक यानी कि O2 डायटोमिक, N2 Cl2 डायटोमिक डायटोमिक, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक, ठीक है। फॉस्फोरस में सल्फर पॉलीएटॉमिक, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। फॉस्फोरस P4 फॉस्फोरस। सोडियम मोनोटॉमिक, आयरन मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक का मतलब होता है, मोनोटॉमिक का मतलब एक एटम, डायटोमिक का मतलब 2 एटम, टेट्राएटॉमिक का मतलब 4 एटम, बहुत सारे एटम का मतलब पॉलीएटॉमिक। फिर इस टेबल को देखो, और यहां पे सबका चार्ज दे रखा है, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैं इसको देखता हूं, अगर ये क्रॉप होती है मेरे से तो इसको क्रॉप करके मेन शीट पे ले जाता हूं। मेन शीट पे एक खाली पेज ले लेते हैं।
और यहां डाल देंगे इसको क्रॉप करके। देखो आ गया। अब इसको देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें, और वो पढ़ते चले जाओ सारी, ठीक है। सबसे पहले आया आपका सोडियम। सोडियम Na के ऊपर +1 चार्ज, याद रहेगा। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर चारों के ऊपर +1 चार्ज है। इसको कहते हैं Q+। अगर +1 हो तो Q+, या ब्रैकेट में 1 लिख देते हो। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर चारों के ऊपर +1 चार्ज है। +2 किस पे? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। ये क्यूप्रिक है, ये है क्यूप्रिक। इन सब पे +2 चार्ज है। एल्यूमिनियम पे आयरन, अब इसे बोलते हैं आयरन को, आयरन +3 का हो तो फेरिक, और अगर आयरन +2 का हो तो फेरस। ठीक। हाइड्रोजन +1 का, हाइड्राइड माइनस, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे माइनस के हैं। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, इसको अलग कर दो। इस हाइड्रोजन को इन +1 वालों के साथ ले लो। तो जिसमें आइड आ रहा है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ये सब -1 वाले। अब वो कहता है ऑक्साइड है, तो ये भी नेगेटिव, लेकिन -2 वाले। ऑक्साइड, सल्फाइड -2 का है। फिर अगर बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन। मैं इनको फिर भी एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, और जितना कर सकता हूं। यहां ये आपका अमोनिया होता है, ये आपका अमोनिया है, इसे बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। अगर इसको मैंने एक H दे दिया तो बन जाएगा अमोनियम। अमोनियम, इसे कहते हैं पानी, H2O या हाइड्रा, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। फिर इसे कहते हैं सल्फेट, इसे कहते हैं सल्फाइट, और इसे कहते हैं सल्फाइड। सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, और देख लेता हूं। कार्बोनेट, CO3 2- कार्बोनेट, और HCO3 2- हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोबारा बोलो, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी कुछ कंपाउंड्स बनवा रही है, मैं वो देख के आपको बताता हूं, फिर आप देखना और समझना कौन कौन से हैं। जो एनसीईआरटी बनवा रही है एटलीस्ट वो तो कराई दूंगा सारे। जैसे एनसीईआरटी ने कहा कि आपको बनाना है HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। जिससे खुद बन जाए वो खुद बना लो। इस पे +1 का चार्ज है, इस पे -1 का। H2O, इस पे +1 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 का। H2S, फिर हाइड्रोजन पे +1 का, सल्फर पे -2 का। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है, क्लोरीन पे -1 का। आप जो कहोगे वो फॉर्मूला मैं करा दूंगा, मेरे को बस सिर्फ चैट में लिख के दे देना, भैया ये वाला आप करा दो, मैं आपको करा के वीडियो बना के भेज दूंगा। CaO, इस पे भी +2 का चार्ज है, इस पे -2 का। Al और ऑक्सीजन, इस पे +3 का चार्ज है, इस पे -2 का। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको उधर भेजना है, उसको उधर भेजना है। NaNO3, Na पे +1 का चार्ज है, NO3 पे -1 का। CaOH होल ट्वाइस, Ca पे +2 का चार्ज है, इस पे -1 का। NaCO3, Na पे +1 का चार्ज है, और
CO3 पे -2 का। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इस पे +1 का चार्ज है, इस पे -2 का। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं कोशिश करता हूं एग्जाम्पल की एक वीडियो बना दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट कहता क्या है? वो कहता है अगर आप बहुत सारे एटम्स को मिला दोगे तो वो 1 मोल बन जाएगा। बहुत सारे एटम मिलके 1 मोल बन जाएगा। अब आप उसकी बात करो, करते हैं जी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम, तो पहले तो मुझे उसका Z और A लिखना आना चाहिए, ठीक। अब वो जो A है वो उसका मास नंबर है। इसके हिसाब से 4U ऑफ हीलियम का मतलब है एक एटम, एक एटम, ठीक है। 4U का मतलब एक एटम, लेकिन 4 ग्राम का मतलब कितना है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब कितना है? 4 ग्राम हीलियम का मतलब है एक नहीं, 1 मोल एटम्स। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 10 की पावर 23 एटम्स मिल जाएं तो वो एक मोल कहलाते हैं। 4 ग्राम में बहुत सारे एटम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। अब आपने कहा भैया कहां से आई ये वैल्यू? आप कुछ भी बोल देते हो, मैं मान लूं? नहीं, आप ये लिख सकते हो 4U का मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और यही होता है आपका हीलियम। अब 2 प्रोटॉन का मतलब कितना है? 1.67 10 की पावर -27 kg, और 2 न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? 1.67 10 की पावर -27 फिर से kg। दोनों में से 2 जोड़ के 4 बन जाएगा। 1.67 मैंने कॉमन ले लिया, 10 की पावर -27 kg 4U। अगर मैं U को कहूं 1.67 10 की पावर -27 kg को ग्राम में लिखना चाहूं तो बनेगा 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। kg में जो किलो होता है उसकी पावर 3 होती है। 27 में से 3 माइनस करोगे तो 24 हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा ये कितना है? अब एक काम करो, बस इसको इन्वर्स कर दो, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। इसको इन्वर्स कर दो, करके दिखाता हूं मैं आपको। छोटा हो जा, चलो पता नहीं क्यों छोटा नहीं हो रहा। देखो, अगर मैं आपको कहूं ये इतना है 1.67 10 की पावर -24 ग्राम में एक प्रोटॉन है, तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन है? 1/1.67 10 की पावर -24। इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी जो अभी आपने नंबर देखा था, और इसको हमने बोल दिया एवोगैड्रो नंबर। अब बात को समझना आप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी के पास यह एवोगैड्रो नंबर बन गया, दिखाई दे रहा ना? अब अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी एलिमेंट ले लो, आयरन, आयरन जिसके पास 26 एटॉमिक नंबर है और 56 मास नंबर है, तो 56U का मतलब क्या है? 56U का मतलब है एक एटम ऑफ आयरन, और 56 ग्राम का मतलब है एक मोल ऑफ आयरन। एक मोल का मतलब है इतने एटम्स, इतने एटम्स ऑफ आयरन। अब समझो आप, इसमें कोई एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है। यूं समझ लो एक थैला है जिसके अंदर 6.022 10 की पावर 23 एटम्स है। अब कोई बच्चा कहेगा ये इतनी बड़ी रकम है क्या? ये है 1 2 3। ये इतनी बड़ी रकम है बेटा। जब इतने सारे एटम्स एक साथ भरे जाते हैं तब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यू से ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं 1 एटम ऑफ, अब आप ले लो क्लोरीन का 35.5 यू है, तो एक मोल कितने होंगे? 35.5 ग्राम। तो मोल ग्राम में कन्वर्ट कर देता है चीज को। एक चीज। दूसरी चीज,
अगर मैं आपसे कहूं एक मोल क्या है, एक मोल बड़ी खास चीज है, इसका फिक्स मास होता है, ये मास होता है ग्राम में, इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसका एक फिक्स नंबर होता है, नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक, ये नंबर है, ये वॉल्यूम है, और खास बात ये है ये सब इक्वल है। तो अगर मैं आपसे एक मोल की बात करूं तो एक मोल के लिए सब इक्वल है। देखिए, अब मैंने आपसे एक केस लिया, मैं आपको एक एलिमेंट दे रहा हूं, अब के ले लेते हैं हम आपका कार्बन, कार्बन 6 और 12, मैंने आपसे पूछा इसका Z बताओ, आपने कहा भैया 6, इसका मास नंबर A बताओ, वो है 12, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, ग्राम और यू नहीं होती, मैंने इससे आपसे पूछा मास कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम का मास कितना है, तो तुम कहोगे 12U, और मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अब आप कहोगे 12 ग्राम। ये बात समझ में आई हमारी। तो एक एटम कार्बन का मास है 12U, और एक मोल जिसके अंदर बहुत सारे एटम आते हैं, अब एक मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम, अगर वो गैस हुए तो 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और इतने एटम्स हैं वो किसके, कार्बन के, इतने एटम्स, मेरी बात सुनो, इतने एटम्स हैं वो कार्बन के, क्लियर। तो अगर कोई कहे भैया 1 मोल नहीं 0.5 मोल बताना, 0.5 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, आधा कर दो 6 ग्राम, इसको आधा कर दो 22 का आधा 11, 11.2 लीटर, इसको आधा कर दो 3.011 10 की पावर 23, तो तुम कहोगे कि भैया यही करते रहेंगे ना, एक फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जो अभी हमने निकाला है, इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दिया हो डिवाइड बाय 22.4 लीटर, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसको लगाओ आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन की एक वीडियो बना के दूंगा, पहले आप इसको ध्यान से समझो। समझे। अब अगर मैं कार्बन की जगह कोई चीज बदल दूं, अब मैं अगर कार्बन की जगह कोई और चीज उठा लूं, जैसे कोई मॉलिक्यूल उठा लूं, तो वो कितना आएगा, जरा ध्यान देना आप। मान लो मैंने मॉलिक्यूल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो कार्बन है वो 12 ग्राम का है, जो ऑक्सीजन है उसके दोनों मॉलिक्यूल 16-16 ग्राम के, तो टोटल 44 ग्राम हो गया, या 44U, 44U का मतलब एक मॉलिक्यूल, और 44 ग्राम का मतलब एक मोल, इसका मतलब एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये तो बात हुई कार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब इसके बाद बारी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बारी आती है, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम, पहला, दूसरा 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा 100 ग्राम ऑफ H2O, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ठीक। तो लगा दो इसमें फॉर्मूले में, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास, और सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, अभी याद कराया था मैंने आपको, यहां पर गिवन मास और इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी निकाला वहां पे
44, वहां देख लेना आप कैसे निकाला है। इसका मॉलिक्यूलर मास मैं निकाल के दिखाता हूं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गए 18 ग्राम के। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चेक करो, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल लेना चाहते हो उसको भी ले लेता हूं मैं, फिर एक छोटा मॉलिक्यूल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। देखो, एक बड़ा मॉलिक्यूल ले रहा हूं H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं मैं पहले। मॉलिक्यूलर मास, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है 32 ग्राम का, और 4 ऑक्सीजन है 16-16 ग्राम के। तो ये बैठता आपका 98 ग्राम। पहली बता दूं, 98 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 98 यू का मतलब एक मॉलिक्यूल। 98 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल्स और यू में एक मॉलिक्यूल। अब इसको देख लो और नंबर निकालो। गिवन मास मैंने दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको, सीधा आंसर लिखना चालू कर दिया। क्वेश्चन दिया है मैंने आपको 20 ग्राम H2SO4 में कितने होंगे, ये चौथा पार्ट है आपका। ठीक है, 20 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स होंगे 20/98 ग्राम। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, ठीक है, सचिन भैया ने सिखा रखा है। आगे अब बारी आती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, आप मुझे NH3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालो 10 ग्राम ऑफ NH3, और छठा 7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड में निकाल के दो। ठीक है, समझो इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आपके नंबर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, समझना पहला पार्ट 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। और भी आसान क्वेश्चन है, 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, 10⁻13 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnSO4। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, आपको निकालना आना चाहिए n। अब n होगा गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है? 200, 6.022 10⁻23। ठीक, अब यहां पर आप 10 की पावर से बहुत घबराते हो, जरा उसको करके दिखाता हूं मैं। फिर वही गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो यहां है 10⁻⁷ डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। आपका सबसे पहला काम है इस 23 को ऊपर ले जाना। नीचे ये प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और जो 1/6 है वो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब 100 है, 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16 6 जा 96 आता है। तो मैंने इसको कर दिया करीब करीब 16 के आसपास। अगर मैं 100 लेता तो 1.6, उसके लिए मुझे इसकी एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। पावर इधर शिफ्ट कर दो, 24, और 24 में से 7 गए, पहले तो 23 में से 7 गए, बचा कितना? 10 की पावर ये 3 वहां गए, 4 यहाँ गए, 16। अब 24 और कर दिया तो 17। तो करीब करीब इतना आंसर आएगा। इतने नंबर हैं, सॉरी इतने मोल्स हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका। यहां पर भी निकालू तो 10⁻³ गिवन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एक पार्ट आप खुद करके दोगे मेरे को। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आप पता लगाओ नंबर ऑफ मोल्स दिए हो और मास पता लगाओ। फाइंड मास ऑफ, पहला 0.5 मोल ऑफ CO2, दूसरा 10⁻³ मोल ऑफ H2SO4,
ठीक, फाइंड वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम के कम क्वेश्चन है आपके, 5 मोल ऑफ हीलियम गैस, 5 मोल ऑफ हीलियम गैस और 100 ग्राम ऑफ HCl। चलिए बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो पहले आप लिखोगे 1 मोल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 44 ग्राम का। पीछे बताया था कार्बन डाइऑक्साइड कैसे 44 ग्राम का होता है, तो ये बन जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई में 0.5। अब किसी ने कहा भैया मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला इस वाले में लगाता हूं। फॉर्मूले में क्या होता है, हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, तो इसका गिवन मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 की पावर -3। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास इसका मैंने अभी पीछे निकाला था 98। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और डाल दूंगा अगर प्रैक्टिस करनी है तो, 5 मोल हीलियम, तो आप लिखोगे फिर वही नंबर गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम कितना हो गया, n मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर, खत्म। 100 ग्राम में आ गया। 100 ग्राम HCl में कितने होंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मैंने इसका नहीं सिखाया। 1 ग्राम HCl का 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम। अब आप लिखोगे नंबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम मांगा इसने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम ही तो मांगा है, वॉल्यूम को यहीं रखो, बाकी सब चीजें उठा के उधर ले जाओ। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर। गिवन मास कितना है 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। अब समझो, तो यहां आपका मोल कंसेप्ट समाप्त होता है। इसके बाद भी किसी एनसीईआरटी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देना या इसी पे ही मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। मैं एक आध फिर भी कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है तो। आप इतने इसको पढ़ो। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब आपको मास निकालना है किसका, 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2 गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। तो मास कैसे निकालोगे आप लिखोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर है 6.022 10 की पावर 23 और आपका एवोगैड्रो नंबर भी यही है बाय चांस। अब गिवन मास कितना है वही तो पता करना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 मल्टीप्लाई में 14 यानी कि 28 ग्राम। तो हो गया आपका। अब W आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाना। और कोई देखते हैं, बाकी के एग्जांपल्स हमने लगभग देख लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन आप कहोगे, ये वन शॉट था, इसमें मैंने क्वेश्चंस कम लिए, आप क्वेश्चन कहोगे मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट उठाते हैं हम इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।